हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम ज्योग्राफी के लेक्चर कवर कर रहे हैं। अभी हमारा चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम चल रहे हैं प्लेन्स पर। ठीक है, प्लेन्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। ठीक है, पार्ट 3 में अब हम कवर करेंगे डेजर्ट प्लेन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्या, प्लेन का ही पार्ट है लेकिन ये क्या है, डेजर्ट प्लेन। ठीक है, अब हम डेजर्ट प्लेन को देखेंगे। ठीक है, अब डेजर्ट प्लेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और बाकी सब चीजों को हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, जो चीजें मैं समझाऊंगा उसी को आपको डील करना है। ठीक है, और लिखते हुए भी रखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये हमेशा मैं आपको बोलते आया हूँ। ठीक है, प्लस मैं जो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, हम एक व्हाइट बोर्ड पर आएंगे, उसके ऊपर जो हमें एक्सप्लेन करेंगे वर्ल्ड मैप के ऊपर। ठीक है, वही चीजें आपको पॉइंट वाइज नोट करते जानी। ठीक है, क्योंकि वो इसमें अवेलेबल नहीं, वो एक प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर को आपको बताना पड़ेगा इन दी कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, उत्पत्ति वाले सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि कैसे उत्पत्ति होती है डेजर्ट की। ठीक है, यही कंडीशन आपके लिए फेवरेबल होगी। ठीक है, आप इसको कंडीशन को कंटिन्यूअसली बनाते रहे, लिखते चले। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, जो डेजर्ट है ना, इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट को किस नाम से जानते हैं, थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। मेजरली इसको हम क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट इट मींस ये इंडिया के वेस्टर्न एरिया में बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 85% एरिया इसका इंडिया में आता है। ठीक है, इसीलिए इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है। अप्रोक्सीमेटली 2%, 2 पॉइंट समथिंग परसेंट के अप्रोक्स ये इंडिया के टोटल एरिया को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, आगे हम इन पूरे पॉइंट्स को हम देख लेंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या आ जाती है कि ये एक एरिड रीजन है। एरिड मतलब कैसा रीजन होता है, सूखा। ये कैसा इलाका है, एक टाइप से एक सूखा इलाका है, एरिड रीजन है, एकदम ड्राई है। ठीक है, क्योंकि यहां पर रेनफॉल जो है, रेनफॉल बहुत कम होती है। यदि रेनफॉल की कंडीशन की बात करो तो 50 सेंटीमीटर है ना, 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इससे भी कम रेनफॉल होता है तो अल्टीमेटली ये रीजन पूरा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये ड्राई रीजन ही पूरी कंडीशन बनाता है किसकी, डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब ड्राई रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम है और उसके अलावा टेम्परेचर यहाँ पर हाई है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है, ट्रॉपिकल। ठीक है, और इसका नॉर्दर्न पार्ट चले जाता है सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया का बहुत बड़ा पार्ट ये ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, कंडीशन आ जाती है यहाँ पर रोलिंग सैंड है। ठीक है, हिल्स भी लोकेशन है। ठीक है, रोलिंग सैंड मतलब कंटिन्यूअसली रेत यहाँ से फिसलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हिल्स भी लोकेटेड है, जैसे अरावली की बात करें। ठीक है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। मतलब अल्टीमेटली हम प्लेन को जो बोलते हैं कि प्लेन एक टाइप का डिप्रेशन रीजन था। कहाँ का डिप्रेशन रीजन था, जब इंडियन प्लेट कन्वर्ज होती है, इंडियन प्लेट कन्वर्ज होती है और नीचे चली जाती है यूरेशियन प्लेट के, और हिमालय का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है। हिमालय के फॉर्मेशन के बाद ये जो बीच में इलाका बचता है, इसी में ही हिमालय की रिवर और प्लेटिव की रिवर जो आती है पूरी मिट्टी जमा कर देती है। ठीक है, पूरी मिट्टी यहाँ पर जमा कर देती है और इसी से हमारे क्या बनते हैं, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। लेकिन ये जो डेजर्ट प्लेन है ये अल्टीमेटली बना हुआ कहां पर है, पेनिनसुलर प्लेटिव का ही पार्ट है। क्योंकि अरावली रेंज जो है वो पेनिनसुलर प्लेटिव का पार्ट है, और अरावली के ही जस्ट लेफ्ट में मतलब वेस्टर्न साइड में किस टाइप का फॉर्मेशन है, डेजर्ट टाइप का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही ये पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से कहां पर लोकेटेड है, ज्यादातर इसका 85% हमने बात करी कहां पर, राजस्थान में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। उसके अलावा कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका पंजाब में भी दिखता है, और थोड़ा हिस्सा मतलब अप्रोक्सीमेटली 15% इलाका जो है पाकिस्तान के सिंध रीजन में भी आता है। ठीक है, ईस्टर्न पंजाब वाले रीजन में भी इसका सेक्शन आ जाता है। ठीक है, और बात करें तो थार डेजर्ट जो है इंडिया में टोटल 88,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। ठीक है, इंडियन टेरिटरी का पार्ट है इतना बड़ा। ठीक है, इतना बड़ा इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग परसेंट को ये कुछ कवर करता है। ठीक है, अब इसकी बॉर्डर कहां कहां से लगती है, सबसे पहले हमने आपको हमेशा बताया है कि इंट्रोडक्शन में आपको लोकेशन बताना जरूरी है। ठीक है,
किसी भी चीज की लोकेशन उसके आसपास मौजूद फिजिकल स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन होगी। जैसे फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वहां पर, उसी से ही हम उसके लोकेशन को बता सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमको दूसरी टेरिटरी, एक टेरिटरी बताने के लिए हमको दूसरी टेरिटरी हमको पता होनी चाहिए किस कंट्री की है, किस फिजिकल डिवीजन का पार्ट है, वो सब। ठीक है, तो अब ये बॉर्डर होता है इरिगेटेड इंडस रिवर के प्लेन से, है ना। इंडस रिवर के जो प्लेन है उसी से वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। ठीक है, उसके अलावा इसके नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट में क्या आ जाता है, पंजाब आ जाता है। उसके अलावा इसके एकदम ईस्टर्न पार्ट में साउथ एंड साउथ ईस्ट में अरावली रेंज आ जाती है। ठीक है, और फिर उसके एकदम साउथ में आ जाता है रन ऑफ कच्छ। ठीक है, इन सब के बीच में हमारा क्या हो जाता है, डेजर्ट। यदि ये हम लोकेशन मानते हैं ये हमारा डेजर्ट है, ठीक है, तो इसकी तरफ यहाँ पर पंजाब आ जाता है, यहाँ पर हरियाणा है। ठीक है, यहां से अरावली रेंज है, ठीक है, यहां पर ये जो लोकेशन है ये रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ आ जाता है। ठीक है, और इस तरफ इंडस रिवर फ्लो होती हुई आ रही है, इंडस रिवर बेसिन बना हुआ इरिगेटेड एरिया है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो ये इंडस रिवर और उसका सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये इंडस रिवर का सेक्शन है, तो ये इसी के सभी डायरेक्शन के हिसाब से हम इसकी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब रन ऑफ कच्छ का नाम थार क्यों पड़ा, सॉरी रन ऑफ कच्छ नहीं, ठीक है, हमारे डेजर्ट का नाम थार क्यों पड़ा है, थार किससे पड़ा है, थूल से। ठीक है, थूल नाम से ही क्या नाम पड़ा है इसका, थार पड़ा हुआ है। ठीक है, थार का, थूल का मतलब होता है सैंड रीजन। ठीक है, सैंड रीजेस, है ना, ऐसा रीजन जहां पर बहुत सारी सैंड होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंड रीजेस। ठीक है, बहुत सारे रेत के टीले वाला सेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते थे, थूल बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, थार पड़ गया है। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं और बाकी सब चीजें। ठीक है, पढ़ते भी जाएं, आपको जहां भी कंफ्यूजन हो वहां पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान प्लेन की। ठीक है, राजस्थान प्लेन देखिए, यहाँ ये वेस्टर्न पार्ट, ये अरावली रेंज आती है, अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में ही सबसे ज्यादा मेन डेजर्ट लोकेटेड है। ठीक है, और ये मेन डेजर्ट ऐसा ही दिखाई देता है, जहां पर बहुत सारे सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे सैंड ड्यून्स, और ये यहाँ पर पूरे शिफ्टिंग ड्यून्स दिख रहे हैं, है ना, बहुत सारी रेत है, दूर दूर तक कोई इलाका, ना कोई पेड़, ना कोई वेजिटेशन, ना कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन बनाती है कि ये एक फ्लैट रीजन, कंडीशन किसकी बन रही है, ये एक फ्लैट रीजन है, ना तो यहाँ पर अनइवननेस है, ना तो कोई माउंटेन है, ना कोई प्लेटिव है, सिर्फ एक फ्लैट रीजन है जहां पर बहुत सारी रेत है। ठीक है, अब थार जो है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, थार रीजन को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, मरुस्थली। ठीक है, मरुस्थली बोलते हैं, मरुस्थली मतलब डेड लैंड। ठीक है, डेड लैंड ऐसा इलाका जो पूरी तरीके से मृत है, मृत मतलब पानी की कमी है यहाँ पर, है ना, रेनफॉल बहुत कम है। ठीक है, और टेम्परेचर ज्यादा है, ये दोनों ही कंडीशन क्या आ जाती है, ये दोनों चीजें आपकी जान लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। ठीक है, तो यही आपकी जान ले लेगी, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मरुस्थली। और इसीलिए ना तो यहाँ पर वेजिटेशन है, ना तो यहाँ पर किसी भी टाइप के एनिमल आपको कम दिखाई देते हैं, मतलब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, है ना, हम जिस चीज को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, वो बहुत ही कम है, बहुत सबसे कम बायोडाइवर्सिटी यहीं पर मिलती है। यदि आपको थॉर्नी फॉरेस्ट दिख रहे हैं तो थॉर्नी रीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है, सिर्फ यहाँ पर बहुत दूर दूर पर थोड़ी छोटी मोटी झाड़ियां ऐसी दिखेगी, बहुत दूर पर छांव भी नहीं है, इवन इफ यहाँ पर ये पूरा ओपन इलाका है ना, कि आप सोचे कि थोड़ी देर हम छांव में बैठ जाए तो आपको वो इलाका भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मरुस्थली, जो एलिवेटेड एरिया है। ठीक है, कितना एलिवेशन है इसका, 325 मीटर है मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल से इतना ऊंचा है, लेकिन ये इतना ऊंचा नहीं था, ये रीजन इतना ऊंचा नहीं था। समय के साथ में धीरे धीरे जैसे फॉर्मेशन होता गया, वैसे वैसे ये इलाका धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट हुआ, और राइज होने से यहाँ पर माउंटेन अरावली भी बना, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे जाकर डेजर्ट, हमारा डेजर्ट प्लेन भी बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर बहुत ही सुटेबल है। उसके अलावा इसको मेवाड़ प्लेन भी बोलते हैं, मेवाड़ साम्राज्य यहाँ पर बसा हुआ था। ठीक है, और मेवाड़ साम्राज्य के इतने विस्तार के कारण इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेवाड़ प्लेन। ठीक है,
अब कंडीशन ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। मतलब हमारे जो प्लेन रीजन है ना, उसका पार्ट नहीं होते हुए ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का। प्लेन रीजन किसका पार्ट है? एक सबडक्शन जोन है, जहां पर हमने अभी तक प्लेन देखे, ठीक है। जैसे हमने गंगा का प्लेन देखा, फिर हमने ब्रह्मपुत्र का प्लेन देखा, फिर हमने यमुना सतलज प्लेन देखा। तीनों ही रीजन क्या है? डिप्रेशन रीजन में फॉर्मेशन होता है। लेकिन डेजर्ट प्लेन जो है वो अल्टीमेटली पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट आता है, उसी के ऊपर डेजर्ट का फॉर्मेशन आपको दिखाई देता है। अब यहाँ कंडीशन किसकी? बहुत सारी सैंड की है, बहुत सारे रेत के टीले हैं, वो कंटिन्यूसली निरंतर खसकते रहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर आकर एक छोटा सा कैंप लगाया, इस एरिया में आपने आकर छोटा सा कैंप लगा दिया, यहाँ पर आप कैंप लगा के रह रहे हैं, ठीक है। और आप सुबह उठकर देखेंगे तो छोटा सा ये टीला जो है, यदि हवा चली है तो ये टीला खसक के आपको यहाँ दिखेगा। या फिर आप 2 दिन बाद यहाँ से निकल रहे हैं, 1 दिन 2 दिन पहले यहाँ से गुजरे थे, 2 दिन बाद वापस आप गुजरे हैं, तो ये टीला यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये यहाँ से खसक के यहाँ आ चुका होगा। तो ये सैंड ड्यून्स क्या है? कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते रहते हैं, है ना, कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग एरिया है। यहाँ पर सैंड ड्यून्स खसकते रहते हैं विंड की डायरेक्शन में, ठीक है। विंड का जिस टाइप का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में ये कंटिन्यूअसली खसकते रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, या फिर खसकते रेत के टीले कहा जाता है, ठीक है। अब लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा एशिया दिख रहा है। एशिया में इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को हम कवर कर रहे हैं, और नॉर्दर्न पार्ट को हम फोकस करके बताते हैं। तो यहाँ पर है ना, यहाँ से अरावली रेंज आती है कहाँ तक? दिल्ली तक, ठीक है। दिल्ली तक अरावली रेंज आती है, और इसी के ये रही दिल्ली, दिल्ली से ये अरावली रेंज पूरी यहाँ पर दिल्ली रिच बोला जाता है। अरावली रेंज को कहाँ पर? दिल्ली में। हम इसको देखेंगे कहाँ पर? हम प्लेट्यू में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर लोकेटेड है हमारा मेन थार डेजर्ट। मेन थार डेजर्ट इसी तरफ है, उसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर पंजाब से लगता हुआ यहाँ पर भी आता है। इस एरिया में पाकिस्तान में भी ये सेक्शन दिखाई देता है। ये पूरा थार डेजर्ट है अरावली के इस तरफ, ये पूरा थार डेजर्ट का मतलब राजस्थान, साउथ वेस्ट पंजाब, ठीक है, साउथ वेस्ट पंजाब, सदर्न हरियाणा, ठीक है, नॉर्दर्न गुजरात और वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। और पाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में भी हमको इस टाइप की फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। अब हम राजस्थान प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके पहले हम इसको फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन किसकी? फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर उत्पत्ति। फॉर्मेशन या उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, मैं यहीं पर समझाता हूं आपको। और जो भी चीज अब मैं यहां से बोलने वाला हूं वो सब चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी है, ठीक है। अब कंडीशन ये थी कि इंडिया जो यहां पर लोकेटेड है, ठीक है, इंडिया जो यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो यहां पर कब आया? वो टर्शरी पीरियड में आया। कौन से पीरियड में आया? टर्शरी पीरियड में इंडिया शिफ्ट होता हुआ यहां पर पहुंच गया, ठीक है, जिससे फॉर्मेशन हुआ किसका? हिमालय का। तो टर्शरी पीरियड में फॉर्मेशन होता है हिमालय का। हिमालय के फॉर्मेशन के साथ में ही, ठीक है, तो यहां पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये पूरे रीजन में हिमालय फॉर्म हो चुका है, इस पूरे रीजन में हिमालय का फॉर्मेशन दिखता है। अब दूसरा एरिया जो आपको दिख रहा है पूरी तरीके से यहाँ पर डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। देखिए, सॉरी डेजर्ट नहीं, यहाँ पर पूरा नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होगा। ये नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन होगा। ये पूरा इलाका किसका है? नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का है, ठीक है। अब नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन हुआ कैसे? हिमालय से जितनी भी रिवर फ्लो होकर आ रही थी कंटिन्यूअस, उसी ने फॉर्मेशन करा किसका? नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का। लेकिन आगे कंडीशन बन जाती है कि ये जो इलाका है ना, जब टर्शरी एरा के बाद नेक्स्ट टर्शरी पीरियड के बाद नेक्स्ट क्वार्टरनरी पीरियड चालू होता है। क्वार्टरनरी पीरियड में ही किसका फॉर्मेशन होता है? हमारे नॉर्दर्न प्लेन का और डेजर्ट प्लेन का। नॉर्दर्न प्लेन और डेजर्ट प्लेन का फॉर्मेशन कब होगा? क्वार्टरनरी पीरियड में होगा। अब क्वार्टरनरी पीरियड में होता क्या है? क्वार्टरनरी पीरियड में बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित होती, ठीक है। इस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, ठीक है। अब इस रीजन में सबसे फर्स्ट कंडीशन ये बनती है कि क्वार्टरनरी पीरियड में 4 आइस एजेस आती है, ठीक है, 4 आइस एजेस आती है। इन 4 आइस एजेस की कंडीशन में ये हो जाता है कि यदि ये ग्लोब, ठीक है, ग्लोब और ग्लोब पर है ना आइस फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, पोल से किसकी तरफ? टूवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न
कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक क्या हो जाता है, यहाँ तक ग्लेशियर फॉर्मेशन हो जाता है। ये पूरा ग्लेशियर फॉर्मेशन हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के अंदर वाला इलाका बचता है बस, बाकी सभी जगह पर क्या हो जाता है, ग्लेशियर फॉर्मेशन हो जाता है। अब यदि ग्लेशियर फॉर्मेशन होता है तो जो ओशन वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ओशन वाटर ही कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लेशियर में। ठीक है, पहली कंडीशन क्या आ जाती है, सबसे पहले आइस एज। सेकंड कंडीशन ये आ जाती है आइस एज आई है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ओशन वाटर कन्वर्ट हो जाता है ग्लेशियर्स में। यदि ओशन वाटर ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाता है तो थर्ड कंडीशन क्या बन जाएगी, सी लेवल। सी लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सी लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सी लेवल यदि डिक्रीज हो जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी, यहां से पानी नीचे उतरेगा। ठीक है, मतलब हमारे कोस्टल एरिया फ्री हो जाएंगे, यहां से पानी नीचे उतर के कोस्टल एरिया क्या हो जाएंगे, हमारे फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब ये ग्लेशियर, फोर्थ कंडीशन ये आ जाएगी, जब ये ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, आइस एज, आइस एज जब खत्म होगा तब कंडीशन क्या हो जाएंगे, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर यदि मेल्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ग्लेशियर यदि मेल्ट हो जाएंगे तो सी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे सी लेवल इंक्रीज होगा तो ये सी लेवल से वाटर कहां पर अंदर जाने लगेगा, कोस्टल एरिया में, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। पहले तो आइस एज खत्म हो जाने के कारण ऐसा होता था, जो क्वार्टरनरी पीरियड में हुआ हमारे। लेकिन अब क्या है, अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा सी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ग्लेशियर मेल्ट जैसे जैसे होते जाएंगे तो ये चार आइस एज जैसे जैसे पहले आए फिर गए, पहला आइस एज, फिर दूसरा आइस एज खत्म हुआ, फिर तीसरा आइस एज खत्म हुआ, फोर्थ आइस एज जब खत्म हुआ। ठीक है, अब कंडीशन हम चल रहे हैं किस पे, फोर्थ आइस एज की। ठीक है, फोर्थ आइस एज की कंडीशन को समझो जरा। ठीक है, तो फोर्थ आइस एज में कंडीशन क्या बनती है, जब फोर्थ आइस एज आता है और खत्म हो जाता है तो ग्लोब, तो यदि हम इसकी बात करें ग्लोब पर जितना भी ग्लेशियर फॉर्मेशन था, इवन इफ पोल पर भी जो ग्लेशियर फॉर्मेशन था वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, पूरा ग्लेशियर फॉर्मेशन खत्म हो जाता है और सी लेवल से, है ना, वाटर अंदर की तरफ जाने लगता है, लैंड एरिया में अंदर की तरफ पानी भरने लगता है। और ये पानी कहां तक भराएगा, जहां तक हमारा पूरा डेजर्ट है उस एरिया तक धीरे धीरे पानी अंदर भरना शुरू होगा। ये पानी भर गया, किस तरफ से अंदर आया, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हुए और सी लेवल इंक्रीज हो गया। सी लेवल इंक्रीज होने से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वाटर लेवल इंक्रीज होने से हमारे कोस्टल एरिया पर, यहाँ पर भी कोस्टल एरिया, रन ऑफ कच्छ बना कैसे, अल्टीमेटली रन ऑफ कच्छ बनने का कारण ही यही है। ठीक है, ये पूरे कोस्टल एरिया में पूरा पानी भर चुका है, पूरे कोस्टल एरिया हमारे क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ये कोस्टल एरिया पूरा डूब गए, कोस्टल एरिया में पूरा पानी भर गया। ठीक है, लेकिन कोस्टल रीजन जो हमारे दिख रहे हैं वो धीरे धीरे ओपन हो जाते हैं बाद में, है ना, बाद की कंडीशन में ये ओपन हो जाते हैं। अब कंडीशन आती है कि जैसे जैसे कंडीशन नॉर्मल होगी, ये क्या होगा, ये नॉर्मल कंडीशन है क्या, जब जो हमारी स्नो मेल्ट होती है नॉर्मल कंडीशन है, नहीं। अब कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कैसे होती है, नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में पोल्स पर क्या होता है, लो टेम्परेचर एंड ग्लेशियर फॉर्मेशन, तापमान बहुत कम होता है और ग्लेशियर फॉर्मेशन कहां पर हो जाता है, हमारे पोल्स पर हो जाता है। यदि पोल्स पर ग्लेशियर फॉर्मेशन होगा तो सी लेवल क्या हो जाएगा, वापस डिक्रीज होगा। सी लेवल वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अभी इंक्रीज हो गया था क्योंकि पूरी स्नो मेल्ट हो गई थी। ठीक है, अब वाटर लेवल वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि यही ओशन वाटर किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, ग्लेशियर में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब कंडीशन ये बनेगी, तो ऐसा होगा कि देखिए कंडीशन ये है कि अब सी लेवल कम होगा तो धीरे धीरे पानी पीछे हटेगा, इस एरिया से पानी पीछे हटा, फिर धीरे से थोड़े से और एरिया से पानी पीछे हटा, फिर और एरिया से पानी पीछे हटा, धीरे धीरे ये वाटर पीछे की तरफ हटने लगेगा और ये रीजन क्या बन जाएगा, ओशियन बैकवर्ड वाटर रीजन। ठीक है, और कोस्टल एरिया से भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी पूरा पीछे हट जाएगा और ये कोस्टल एरिया भी क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। पूरे कोस्टल एरिया भी क्या हो गए, ओपन हो गए। और कंडीशन क्या हो गई, ये पोल वाली कंडीशन यहाँ पर खत्म हो गई और नॉर्मल कंडीशन आ गई, जिसमें ग्लेशियर पर क्या होता है, स्नो फॉर्मेशन होता है। ग्लेशियर पर अभी कंडीशन किसकी होती है, स्नो फॉर्मेशन की, और यही कंडीशन एट प्रेजेंट तक भी अवेलेबल है। ठीक है, अब यदि यहां से ओशन वाटर बैकवर्ड गया तो हम डेजर्ट को क्या बोल सकते हैं कि डेजर्ट अल्टीमेटली कैसा रीजन है, ओशियन
बैकवर्ड वाटर रीजन, ओशियन बैकवर्ड वाटर रीजन है हमारा क्या, डेजर्ट। अब कंडीशन की डेजर्ट बना ही कैसे, अब आप बोलेंगे कोस्टल एरिया पर भी सैंड होती है ना, कोस्टल एरिया पर भी सैंड होती है, एज इट इज सैंड के कारण हमारा क्या बन गया, डेजर्ट बन गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, कंडीशन ये बनती है कि ये रीजन जो है ये पूरा ड्राई है ना। अब कंडीशन क्या है कि ओशन वाटर था यहाँ पर, पहली कंडीशन क्या है, ओशन वाटर। यदि ओशन वाटर है तो उसके कारण सैलिनिटी बढ़ जाएगी, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाएगी। यदि सॉइल की सैलिनिटी बढ़ गई तो वेजिटेशन ग्रोथ नहीं करेगा, वेजिटेशन ग्रोथ नहीं करेगा। यदि वेजिटेशन ग्रोथ नहीं रह जाएगा तो ओपन एरिया रह जाएगा। ये कैसा रह जाएगा, एक ओपन एरिया रह जाएगा जहां पर क्या दिखेंगे, सिर्फ रॉक्स, सिर्फ रॉक स्ट्रक्चर दिखेंगे, और रॉक स्ट्रक्चर फर्दर वेदर्ड होंगे और इरोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है, ओशन बैकवर्ड वाटर रीजन है, जिससे कंडीशन किसकी बनेगी, सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो सैलिनिटी में वेजिटेशन नहीं होता है, मतलब खारापन रहता है, खारेपन में क्या हो जाता है, हमारी वनस्पतियां नहीं उग पाती, वेजिटेशन नहीं होते। यदि वेजिटेशन नहीं होगी तो पूरा ओपन एरिया होगा, ओपन एरिया होगा तो वहां पर रॉक स्ट्रक्चर दिखेंगे, और रॉक स्ट्रक्चर क्या होंगे, वेदर्ड होंगे, मतलब इनमें अपक्षय और अपर्दन होगा, अपक्षय होगा, अपक्षय से अपर्दन की स्थिति भी आएगी, अपक्षय अपर्दन से ये इलाका पूरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और धीरे 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 जो रॉक स्ट्रक्चर वहां पर बेड रॉक्स जिनको हम बोलते हैं, है ना, इन्हीं को हम, जो नीचे वाले स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं बेड रॉक्स। बेड रॉक्स धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, वेदर्ड होने लगेंगे, इरोड होने लगेंगे, है ना। वेदर्ड और इरोड होकर धीरे 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 टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, और इरोड होकर अल्टीमेटली ये सैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरी तरीके से सैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सैंड में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये बना देंगे डेजर्ट। ठीक है, तो कंडीशन पूरी समझ में आई कि डेजर्ट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डेजर्ट कैसे फॉर्म हुए। ठीक है, और ओशन बैकवर्ड वाटर रीजन कैसे बना। अब हमको एविडेंस कैसे मिलते हैं, एविडेंस कैसे पता चले कि ये डेजर्ट ओशन बैकवर्ड वाटर रीजन होता है। यहाँ पर हमको छोटे छोटे सेलाइन वाटर लेक मिलते हैं। ठीक है, सेलाइन वाटर लेक मिलते हैं, तो सेलाइन वाटर लेक, ठीक है, इनकी सैलिनिटी जो है वो ओशियन सैलिनिटी से मैच होती है। ठीक है, जैसी सैलिनिटी आपको ओशियन में मिलती है वैसी एज इट इज सैलिनिटी हमको इसमें भी मिलती है, इन लेक्स में भी मिलती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन क्या है, सेम है। दूसरी बात आ जाती है कि इनलैंड एरिया में कभी भी सेलाइन लेक नहीं होते, तो मतलब सेलाइन लेक जो बनेंगे वो किसी ओशनिक कंडीशन से ही बन सकते हो, सैलिनिटी ओशन जैसे भी है। ठीक है, दूसरी बात आती है वुड फॉसिल्स। यहाँ पर हमको वुड फॉसिल्स मिलते हैं बहुत पुराने, ठीक है, कार्बोनिफेरस के बाद वाले, कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड के बाद वाले हमको वुड फॉसिल्स मिलते हैं। और वुड फॉसिल्स हमको ऐसे मिलते हैं जो पानी के अंदर भी डूबे हुए थे। वुड फॉसिल्स के अलावा हमको सी फॉसिल्स भी मिलते हैं, है ना, सी फॉसिल्स भी, क्योंकि ये अरेबियन सी है और अरेबियन सी का वाटर ही ऊपर आया था, इसलिए हमको यहाँ पर सी फॉसिल्स भी मिलते हैं। और सी फॉसिल्स, वुड फॉसिल्स और सेलाइन वाटर लेक तीनों ही एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, और सेलाइन सैलिनिटी, सॉइल की सैलिनिटी, ये तीनों चारों फैक्टर हमको फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये वाटर क्या था, ये रीजन जो था ये सबमर्ज था ओशन के नीचे, और इसी से फॉर्मेशन होता है हमारे किसका, डेजर्ट का। तो डेजर्ट फॉर्मेशन किससे हुआ, ओशन बैकवर्ड वाटर से। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार थोड़ी सी सिनॉप्सिस वाइज चल लेते हैं, फटाफट कंडीशन को देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या आ जाती है, डेजर्ट बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या आनी चाहिए आपको, आइस एज। ठीक है, आइस एज यदि आती है तो आइस एज की कंडीशन ये बन जाती है कि सी लेवल क्या होता है, या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूस होता रहता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये आ जाती है कि जब आइस एज पूरी तरीके से खत्म होती है, आइस एज पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो कंडीशन क्या हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन से हट जाती है ना, नॉर्मल कंडीशन से हट जाती है, और सी लेवल क्या हो जाता है, एकदम इंक्रीज हो जाता है। सी लेवल यदि इंक्रीज हो जाता है तो फिफ्थ कंडीशन ये बन जाती है, सी लेवल इंक्रीज होने से तो लो लैंड एरिया में पानी क्या हो जाता है, अंदर की तरफ घुस जाता है। लो लैंड एरिया में सी लेवल बढ़ जाता है, और कोस्टल एरिया में भी सी लेवल क्या हो जाता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाता है। कोस्टल एरिया में सी लेवल इंक्रीज हो गया, और लो लैंड एरिया में भी क्या हो गया, पानी भर गया। ठीक है, अब कंडीशन क्या होना स्टार्ट होगी, नॉर्मल। ठीक है, कंडीशन नॉर्मल होना स्टार्ट होगी, नॉर्मल होने स्टार्ट होगी तो मतलब सी लेवल डिक्रीज होगा, है ना। पोल्स पर क्या दिखेगा, ग्लेशियर फॉर्मेशन, सी लेवल डिक्रीज होगा और पोल्स पर दिखेगा आपको ग्लेशियर फॉर्मेशन। सेवंथ कंडीशन ये होती है, ठीक है,
अब क्या बनेगा, सी लेवल यदि डिक्रीज हो गया है, ठीक है, तो उससे ओशियन बैकवर्ड वाटर रीजन हमको दिखेगा। अब ओशन बैकवर्ड वाटर रीजन की कंडीशन क्या बन जाती है कि यदि पूरा एरिया ओशन बैकवर्ड वाटर रीजन बन गया है, तो 8 पॉइंट को हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, सैलिनिटी है ना, सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। यदि सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वेजिटेशन उस एरिया में नहीं होगी। यदि वेजिटेशन उस एरिया में नहीं होगी, ठीक है, यदि वेजिटेशन उस एरिया में नहीं है तो वो ओपन एरिया बन जाएगा। यदि वो ओपन एरिया बन जाएगा तो वहां पर रॉक्स दिखेंगे और रॉक्स में अल्टीमेटली क्या होगा, वेदरिंग एंड इरोजन स्टार्ट होगा कहां पर, रॉक स्ट्रक्चर में, और वेदरिंग इरोजन से 13th कंडीशन बन जाएगी, ये बन जाएगा हमारा डेजर्ट, और डेजर्ट में आपको मिलेगी सैंड। ठीक है, ये पूरी कंडीशन थी, और यही पूरी कंडीशन थी फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट की। ठीक है, यही आपको पूरी तरीके से समझना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी सब चीजें आप जितनी कंडीशन को हमने देखा उन सब कंडीशंस को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, वापस वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार देखें, समझे। ठीक है, अब आपको डेजर्ट वाला रीजन दिख रहा है पूरी तरीके से, है ना, क्योंकि यहाँ से इंडस रिवर आ रही है, ये इंडस रिवर कंटिन्यूसली फ्लो होती हुई यहाँ से ये अपना बेसिन बनाती है, इसीलिए ये एरिया जो है ये यहाँ पर डेल्टा बनता है। कराची में ये डेल्टा फॉर्म करती है, कराची रीजन है यहाँ पर, कराची में यहाँ डेल्टा फॉर्म हो जाता है, इसीलिए ये एरिया क्या हो गया है, फर्टाइल हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा है एक रिवर का, वहां पर एलुवियल फॉर्मेशन है, इसीलिए अब यहाँ पर ये जो पूरा रीजन दिख रहा है ये पूरा हमारा डेजर्ट है ना। कुछ ही परसेंट पाकिस्तान में आता है और मेजर परसेंटेज कहाँ पर आता है, इंडिया में आता है। ठीक है, ये पूरा डेजर्ट फॉर्मेशन बन जाता है जहां पर इस एरिया से पानी अंदर घुसा था। ठीक है, और इसी एरिया से पानी धीरे धीरे बाहर होना स्टार्ट हो गया और उसी से हमको डेजर्ट मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स और है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे टर्म्स पे हम थोड़ा ज्यादा जोर देंगे, बाकी आपको फैक्ट पॉइंट तो आपको रट ही लेना है और बाकी सब चीजें तो आपको दिमाग में रखनी ही है। ठीक है, थार डेजर्ट जो है वो एक टाइप का सेमी एरिड रीजन भी बनाता है। जैसे ये पूरा एरिड रीजन है और ये इस तरफ जितना एरिया आता है ये पूरा सेमी एरिड। ठीक है, जो एमपी तक जाता है, कहां तक आता है, एमपी। ठीक है, इस तरफ पंजाब हरियाणा, एमपी पंजाब हरियाणा, इस तरफ हमारा आ जाता है गुजरात। इस पूरे एरिया को क्या बना जाता है, एरिड रीजन के साथ में सेमी एरिड रीजन, जो अरावली के किस तरफ दिखता है आपको, वेस्टर्न साइड में दिखता है। ठीक है, और ये सेमी एरिड रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, बागार। ठीक है, क्या बोलते हैं, बागार या बगार। ठीक है, बागार या बगार। ठीक है, बागार या फिर बगार नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब बागार या बगार रीजन जो है ये फॉर्मेशन का कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन होता है सीजनल स्ट्रीम से। ये अरावली माउंटेन रेंज है, यहाँ पर लोकेटेड है, ये अरावली माउंटेन रेंज है। अरावली माउंटेन रेंज से सीजनल स्ट्रीम्स निकलती है, वो यहाँ पर कुछ कुछ डिपोजिशन कर देती है, कुछ कुछ छोटी छोटी सीजनल स्ट्रीम होती है। जब बरसात होती है तब इन नदियों में पानी होता है और उन नदियों में पानी होने के कारण ही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फॉर्मेशन आपको एलुवियल वाला भी दिखता है। ठीक है, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, बागार बोलते हैं। ठीक है, सीजनल स्ट्रीम जो है अरावली के वेस्टर्न साइड में वो ही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन करती रहती है। ठीक है, और ये जो रिवर है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है लूनी रिवर। ठीक है, लूनी रिवर जो निकलती है वो कहां से निकलती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली रेंज। ठीक है, तो यही एरिया बनाती है, सैंडी प्लेन बनाती है। ठीक है, यहां से जितनी सीजनल स्ट्रीम्स होती है वो पूरा अपना सेडिमेंट लेकर जाती है और रन ऑफ कच्छ और अरावली के वेस्टर्न पार्ट में डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, तो ये एक थिन लेयर होती है, इसी थिन लेयर रीजन को हम क्या बोलते हैं, बगार। इसी थिन लेयर रीजन को हम क्या बोलते हैं, बगार। आगे आपको और समझाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब पूरा जो इंडिया में एरिया ऑक्यूपाई करता है कितना, 85% ये इंडिया में एरिया ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि यहां पर देखिए पाकिस्तान वाले रीजन को मैं डिनोट कर देता हूं, ये सिर्फ इतना सा पाकिस्तान में आता है ना। और मोस्ट ऑफ ये जो रीजन है कहां पर चले जाता है, मेजर इंडिया में चले जाए। ये इंडिया का है और ये पाकिस्तान का है। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयर्ड है। ठीक है,
इंडिया टोटल एरिया का 2.67% कवर करता है, मतलब लगभग 2.5%। ठीक है, 2.5% एरिया को कवर करता है, हमने इसको समझ ही लिया है। ठीक है, ये भी आप देख ही लीजिए, ये पूरा उसी का ही डिटेल है। चलिए आगे बात कर देते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड के मोस्ट एरिड प्लेन्स में से एक है। ठीक है, जब ठीक है, परमु कार्बोनिफेरस पीरियड स्टार्ट हुआ था। अब हमने जो फॉर्मेशन देख चुके हैं ना, उसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट ऐड होते हैं। ठीक है, तो परमु कार्बोनिफेरस पीरियड हो जाएगा, वहां से लेकर प्लिस्टोसीन। ठीक है, प्लिस्टोसीन एज तक कंडीशन क्या बनती है, उसी एज तक आते आते आपका पूरा फॉर्मेशन आपको दिखाई देता है, पूरा फॉर्मेशन उसी तक दिखाई देगा। जैसे आपको हर एज के कंडीशन को बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक पहले पानी भरा हुआ था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर उसके बाद ये थार डेजर्ट वाला रीजन है, बीच में थोड़ा सा हाई रीजन भी आपको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा अरावली का ये हायर रीजन आपको मिल रहा है, दिल्ली तक जा रहा है ये पूरा रीजन। देखिए ये पूरा अरावली यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा अरावली, और यही पूरा हायर रीजन है, यहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है सेमी एरिड रीजन। ठीक है, यहाँ पर से एरिड रीजन स्टार्ट हो जाता है, ये अरावली रीजन है। ठीक है, अरावली रेंज कंटिन्यूसली फैली हुई है कहाँ तक, दिल्ली तक। दिल्ली में इसको नाम से जानते हैं दिल्ली रिज। ठीक है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी रियासतें आपने देखी, जैसलमेर, जोधपुर। ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक, ये सब यहीं पर ही लोकेटेड है। ठीक है, अरावली के वेस्टर्न पार्ट में ही है। ठीक है, इंडस रिवर का पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है, सतलज दिख रही है, रावी दिख रही है, इंडस रिवर दिख रही है। ठीक है, यहाँ रावी है, फिर ये चेनाब है, फिर झेलम है, ये सभी रिवर कंटिन्यूसली आती है। हम इनको रिवर सिस्टम वाले सेक्शन में कवर करेंगे। ठीक है, इस टाइम पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ है, मतलब अल्टीमेटली हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वार्टरनरी टाइम पीरियड की। ठीक है, क्वार्टरनरी पीरियड की हम इसमें बात कर रहे हैं। यही वो टाइम पीरियड था जब हमारे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। सबसे ज्यादा हमको यहाँ पर क्या मिलते हैं, वुड फॉसिल्स बहुत मिलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मैरीन डिपॉजिट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। मैरीन डिपॉजिट में हमको सॉल्ट्स भी मिलते हैं, और मैरीन डिपॉजिट्स में हमको फॉसिल्स भी यहाँ पर कुछ मिलते हैं। ठीक है, ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, ये हमको सबूत देते हैं कि इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब जैसलमेर के आसपास ये वाले ऐसे बहुत सारे रीजन हमको मिलते हैं जो इतने पुराने 180 मिलियन ईयर है ना, 180 मिलियन ईयर पुराने यहाँ पर हमको एविडेंस यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ड्राई बेड्स ऑफ द रिवर, हमको पुरानी रिवर बेड्स भी मिलते हैं जो यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं। इस तरफ से एक रिवर आ रही थी जिसको हम क्या बोलते हैं, सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर के भी रिवर बेड्स के एविडेंस भी हमको यहाँ पर मिले हुए हैं। तो ये सब चीजें प्रूव करती है कि ये इलाका पास्ट टाइम में क्या था, फर्टाइल था, फर्टाइल रीजन था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेजर्ट फॉर्मेशन हो गया, कंडीशन चेंजेस हो गई, डेजर्ट फॉर्मेशन, कंडीशन चेंजेस, इन सब चीजों ने इसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके क्या बना दिया, एक डेजर्ट वाला इलाका बना दिया। ठीक है, जो है पार्ट पेनिसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, ये पूरा डेजर्ट वाला, डेजर्ट, एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, ये पूरा यहाँ पर बताया हुआ है। इस मैप को भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं, बढ़िया सा मैप हमने रख रखा है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मरुस्थली मतलब डेड लैंड, मैं आपको बता चुका हूँ, डेड लैंड मतलब कंडीशन यहाँ पर हर चीज सूखी मिलती है, एकदम सूखा इलाका है, पूरी तरीके से डेड। ठीक है, तो यहाँ पर सब चीजें मर जाती है। जैसे आपको यहाँ पर डेजर्ट में छोड़ दिया जाए तो आपको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपकी बॉडी में लिक्विड्स कम हो जाएंगे, तो डेड हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर खाने को भी कुछ नहीं, देखे यहाँ पर पूरी झाड़ियाँ हैं, कैक्टाई यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये आंकड़े का पेड़ है जो शिव जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सफेद पिंक कलर के और व्हाइट कलर के फूल आते हैं इसमें। ठीक है, और ये पूरा एकदम झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये पूरा इलाका क्या है, कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है ना। अब इस कंडीशन में अब एक और चीज आ जाती है कि एरिया कैसा है, जो अरावली से एकदम कनेक्टेड एरिया। जैसे हम यहाँ पर इस डायग्राम में थोड़ा सा चले, यहाँ पर ये सेमी एरिड वाला रीजन जो दिख रहा है, जो अरावली से कनेक्टेड है, ये सेमी एरिड वाला, ये अरावली रेंज, और ये सेमी एरिड वाला ये जो रीजन दिख रहा है, ये रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, यहीं से रिवर्स निकल रही है, यहाँ से लूनी जा रही है, यहीं से लूनी रिवर जा रही है, और यही रीजन को हम क्या बोलते हैं, यही रीजन को हम बोलते हैं बगार। ठीक है, अब ये इस रीजन कैसा है,
ये है रॉकी और शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स से भरा हुआ रीजन है। कहीं कहीं पर बहुत सारे शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आपको मिलते हैं। एकदम वेस्टर्न पार्ट में क्या मिलेंगे, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स मिलेंगे। लेकिन जो रीजन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स तो मिलते ही है, लेकिन आप जैसे अरावली के नियरेस्ट आ जाते हो तो आपको क्या मिलेंगे, रेत भी मिलेगी, ठीक है, सैंड भी मिलेगी, और सैंड के साथ में आपको रॉक्स भी मिलेंगे। दोनों ही स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा बागार कैसा है, सेमी एरिड रीजन, मैंने आपको अभी बताया था। बागार जो है, ठीक है, वो एक सेमी एरिड रीजन है जो थिन लेयर होती है सैंड की, उसी से फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर रॉक स्ट्रक्चर भी इंक्लूड होगा। इसमें थोड़े थोड़े रॉक्स भी मिलते हैं। जनरली लूनी रिवर यहाँ की मेन रिवर है जो इस बागार रीजन को फॉर्म करती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स होती है जो इस बागार रीजन को क्या करती है, फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये अरावली के वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। देखो यही रीजन, ये पूरा इलाका दिख रहा है, यही पूरा है बागार, ठीक है। ये रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, पूरी तरीके से बागार रीजन बोलते हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा इलाका है। यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेशन है क्योंकि यहाँ पर सीजनल स्ट्रीम्स होती है, लेकिन यहाँ पर डेजर्ट में कोई वेजिटेशन नहीं, बस ये आखिरी कुछ वनस्पति यहाँ पर वेजिटेशन दिखाई दे रही, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर लूनी रिवर है जो एक टाइप की क्या है, सीजनल स्ट्रीम है, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पुष्कर से ओरिजिनेट होती है, पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है, और कहाँ पर चले जाती है, रन ऑफ कच्छ में चले जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये किस टाइप का एक रिवर बेसिन बनाती है, इनलैंड रिवर बेसिन का फॉर्मेशन करती है ना। लूनी रिवर और जो सीजनल स्ट्रीम से यहाँ पर किस टाइप का फॉर्मेशन करती है, ये करती है इनलैंड वाटर स्ट्रीम्स या फिर इनलैंड बेसिन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर करती है, ठीक है। बहुत सारे रेत के टीले हैं, शिफ्टिंग है, बागर या फिर बगार, ठीक है, दोनों ही शब्दों में इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। बाकी पूरी कंडीशन आपको एकदम पता है। हाँ, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर मिलते हैं आपको प्लाया। प्लाया अल्टीमेटली क्या है, चारों तरफ से हाईलैंड एरिया होते हैं, चारों तरफ से हाईलैंड एरिया है, और जब थोड़ी भी बरसात होती है तो यहाँ से पूरा मिनरल जो इन माउंटेन पर होता है वो पूरा बहकर आता है, और इन लेक में पूरे मिनरल्स जमा हो जाते हैं। और ये पूरे जो मिनरल्स जमा हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो यहाँ पर सॉल्ट्स लेकर आते हैं। बेसिकली मिनरल्स सरफेस पर, क्रस्ट पर सबसे ज्यादा बेसिक मिनरल्स कौन कौन से, क्रस्ट पर बेसिक मिनरल्स जो है वो कौन से मिनरल है, वो है नॉन मेटेलिक। यदि नॉन मेटेलिक मिनरल्स बहुत सारे हैं तो अल्टीमेटली वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट्स बनाएंगे, बहुत सारे सॉल्ट्स, और आपको सॉल्ट्स जमे हुए दिख भी रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी ऐसे लेक्स होते हैं जो क्या होते हैं, माउंटेन के बीच में होते हैं, और पूरे माउंटेन एरिया से पानी कॉन्सेंट्रेट होकर उसी एरिया में चले जाता है, उन्हीं एरिया को क्या बोलते हैं, प्लाया लेक्स। जैसे आपको एग्जाम्पल जो दिख रहा है वो है सांभर लेक का, वो किसका एग्जाम्पल है, सांभर लेक का ही एग्जाम्पल है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा नमक का इलाका बना हुआ है, ये छोटा सा नहीं है, बहुत किलोमीटर्स की बात हो रही है, ये किलोमीटर्स में फैला हुआ नमक का इलाका है। यहाँ से नमक उठा लिया गया है, यहाँ पर भी नमक ही नमक है। ये पूरा पूरा इलाका जब पानी होता है तब ये पूरा इलाका लगभग यहाँ तक भर चुका होता है। यहाँ पर भी सीजनल स्ट्रीम छोटी छोटी दिख रही है आपको, और ये पूरा इलाका यहाँ तक भर चुका होता है, ठीक है। आपको पूरी तरीके से यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही है, यहाँ पर सीजनल स्ट्रीम्स दिख रही, छोटी छोटी स्ट्रीम्स यहाँ से जा रही है। ये इलाका में थोड़ा अड़ गया था इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रीम्स जा रही है। एक बार डायग्राम को बहुत अच्छे से देख ले, है ना, मैं आपको डायग्राम को दिखा देता हूँ। देखिए डायग्राम पूरी तरीके से आपके लिए विजिबल है, और वहां पर पूरी अच्छी तरीके से उसको देखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, तो यही क्या हो जाता है, ये रीजन ही है बागार रीजन। उसके अलावा ये हाई प्रेशर वाला रीजन भी बनेगा, ठीक है। सॉरी विंटर सीजन में क्या हो जाएगा, विंटर सीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हो जाती है, कोल्ड, बहुत ही ठंडा हो जाता है। विंटर सीजन में बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर लो देन प्रेशर हाई, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन जब समर सीजन होता है तो समर सीजन में टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर लो, और ये लो प्रेशर समर सीजन में ही मॉनसून को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, किसके लिए, रेनफॉल को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर बहुत कम है, 4 इंच ही बारिश होती है, ठीक है। 4 इंच से लेकर 20 इंच अप्रोक्सीमेटली इतनी ही बरसात होती है,
ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम। आप सिंपल से इतना याद रखें, ज्यादा उलझन में ना जाए। 50 सेंटीमीटर से यहाँ पर कम बारिश होती है, और वेस्टर्न साइड में जितना जाते जाएंगे वैसे वैसे बरसात और कम होती जाएगी। अरावली तक बरसात ज्यादा है, अरावली से वेस्ट में और जाते जाएंगे उधर की तरफ बरसात और कम होती जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होता है? मई और जून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जनवरी जो होता है वो बहुत ठंडा महीना होता है। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर यदि जनवरी का हमें देखें सबसे कम कम मिलता है कितना, 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड जनवरी सबसे ठंडा, और मई और जून सबसे गर्म टाइम मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे सैंडस्टॉर्म्स आते रहते हैं जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर की तक हो सकती है। ठीक है, इतनी स्पीड में यहाँ सैंडस्टॉर्म्स आते हैं। हमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, बहुत सारे रेत उड़ते हुए आती है और वो किसी भी इलाके में चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पर सैंड ड्यून्स कंटिन्यूसली शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, अब ये पूरा इलाका क्या है? पूरा इलाका ड्राई रीजन है। तो जब डिवाइडेशन हुआ तो मेजर इसका जो इलाका जो था, जो फर्टाइल था, वो कहाँ चले गया? पाकिस्तान में चले गया पार्टीशन के टाइम पर। ठीक है, इरिगेशन कैनाल्स जितनी थी वो सब कहाँ चली गई? वहां पर पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम के साथ में पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, फिर हमने करी इंडस वाटर ट्रीटी को हमने डिसाइड करा कि जो अपर 3 रिवर है, जिसमें कौन कौन सी आती है? इंडस, झेलम एंड चेनाब। इन 3 रिवर्स का 80% वाटर का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ठीक है, 80%, और 20% वाटर का यूज करेगा इंडिया। ठीक है, लेकिन जो नीचे की 3 रिवर हमारी बची, रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 मेजर तीन रिवर का यूज कौन करेगा? इंडिया कितना करेगा? 80% करेगा, और 20% पाकिस्तान के लिए छोड़ेगा। ठीक है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी में ये बात बोली गई थी। ठीक है, और यही इन रिवर से रिलेटेड है ना, इंडस, ब्यास, रावी, तिस्ता। ठीक है, तिस्ता नहीं, सतलज, रावी, ब्यास, इन सभी रिवर से ये पूरी तरीके से रिलेटेड है। अब ये हमारे पूरे प्लेन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको पूरी तरीके से आखिरी में दिख रहा होगा कि यहाँ पर है राजस्थान प्लेन। ठीक है, इधर है पंजाब हरियाणा प्लेन, इसको यमुना सतलज प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो हमने सभी प्लेन 1, 2, 3, 4 चारों प्लेन्स को हमने कंप्लीट कर लिया, और चारों प्लेन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम कोस्टल वाले रीजन में आएंगे। कोस्टल वाले रीजन को समझने के पहले हमको प्लेट्यू वाला रीजन समझना पड़ेगा, तब जाकर ही हमको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। देखो, इंपॉर्टेंस तो बहुत सारी है प्लेन के लिए, लेकिन ज्यादातर हमको उस हिसाब से लिखना है जिससे क्वेश्चंस में हमको नंबर ज्यादा आए। ठीक है, हमको नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सबसे हम कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट्स को ही देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपको दिख रहा है पॉपुलेशन अच्छा खासा रीजन है। ठीक है, जहां पर अर्बन पॉपुलेशन भी है और रूरल पॉपुलेशन भी है। ठीक है, हम किसी भी चीज के सिग्निफिकेंस को देखते हुए आएंगे, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को देखेंगे, तो हम उसको कब से देखेंगे? बहुत पुराने टाइम ड्यूरेशन से यदि आप इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे पुराने टाइम ड्यूरेशन से, एंशियंट रीजन से हम यदि बात करें तो हड़प्पा और ये मोहनजोदारो, ठीक है, लोथल, ये सब क्या था? ये सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप हुई? सबसे पहले इसी एरिया में डेवलप हुई। दूसरा, जो हमने हमारी कैपिटल बनाई दिल्ली को भी हमने इसी रीजन में बनाया, नॉर्दर्न प्लेन में ही कैपिटल है, क्योंकि यही हाईली पॉपुलेटेड एरिया, कॉन्सेंट्रेटेड रीजन है, सेंट्रल वाला पार्ट है, जहां पर कोई बाहर से यदि युद्ध करने आएगा तो उसको वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमारी पावर पूरी कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कहां पर है? दिल्ली में पूरी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, यहाँ से पॉलिटिकल कंट्रोल, इसी एरिया से पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत अच्छे कल्चर डेवलप्ड है, और यही इलाका सबसे ज्यादा कल्चर वाला है। ठीक है, इकोनॉमिकल पावर भी इसी इलाके में बहुत है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, हाई फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं। इसी से कनेक्टेड एरिया जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे आपने दिल्ली के पास में देखा होगा नोएडा। ठीक है, यूपी में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, पंजाब में देखे, हरियाणा में देखे। ठीक है ठीक, और यदि हम और हिस्ट्री में और पीछे जाएं तो यहाँ पर आर्यावर्त की बात करें तो रामायण और महाभारत वाले रीजन भी क्या है? इसी इलाके में। आप पेनिनसुलर प्लेट्यू में चोल, चेर, पांड्य साम्राज्य वो कोस्टल रीजन है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया से ज्यादा
कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे पवित्र स्थल भी है, ठीक है, और बहुत सारे हमारे पवित्र स्थल भी है जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यात्रा करने जाते हैं। ठीक है, जैसे मथुरा, वृंदावन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कल्चरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, जैसे यहाँ पर मुस्लिम धर्म बहुत तेजी से पनपा और पूरे भारत में भी फैला। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्रिश्चियन भी आए। ठीक है, उसके बाद क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियन भी यहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलप हुए। ठीक है, पूरे भारत में यहीं से फिर फैल गए, क्योंकि प्राइमरीली उनको एक ऐसा इलाका चाहिए जहां से वो ग्रोथ कर सके। ठीक है, फर्टाइल रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो 65 करोड़ पॉपुलेशन है, जो अराउंड 60 उसके अलावा 65 करोड़ पॉपुलेशन है, लगभग ये आधे के बराबर, लगभग आधी पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है। उसके अलावा यहाँ पर फूड प्रोडक्शन का कितना 60% प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब हाईली फर्टाइल सॉइल भी यहाँ पर मिल रही है, फूड प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है, सब चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी है। ठीक है, इसीलिए हमारे इन प्लेन्स का इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत है। यदि हम डेजर्ट प्लेन के इंपॉर्टेंस की बात करें, डेजर्ट प्लेन के, ठीक है, तो ये मॉनसून के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन को लेकर आता है। हमारे यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो जाती है, एक डिफरेंट टाइप का, नए टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन हमको मिलती है। प्लेन तो हमको पता ही है, प्लेट्यू भी हमको पता है, माउंटेन भी पता है, एक डेजर्ट भी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेशन डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर एनिमल लाइफ क्या हो जाती है, डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, यहाँ पर डाइवर्सिटी तो कम है, लेकिन यहाँ पर एनिमल लाइफ को सपोर्ट करने वाली और वेजिटेशन को, एक स्पेसिफिक टाइप की वेजिटेशन को सपोर्ट करने वाली क्लाइमेटिक कंडीशन है। इसीलिए ये बहुत अच्छा इलाका बन जाता है। और ये पूरा प्लेन रीजन है। ठीक है, पूरा प्लेन रीजन है, इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ एरिया में जहाँ पर थोड़ा हाई रीजन होते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पर पुराने साम्राज्य, ओल्ड रीजन में, ठीक है, पुराने टाइम पर, एंशियंट और मिडेवल टाइम पर बहुत सारे साम्राज्य यहाँ पर पनपे और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर। अब कंडीशन ये है कि हम इस एरिया को और डेवलप कर रहे हैं, जिससे वाटर अवेलेबिलिटी हो, एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी इंपॉर्टेंस आ जाती है हमारे डेजर्ट प्लेन के लिए। ठीक है, एट लास्ट हम चलते हैं, हमारे कंक्लूड कर देते हैं पूरे टॉपिक को। ठीक है, देखिए अब ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन हमारे लिए बहुत सूटेबल तो है, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चरल, ठीक है, पॉलिटिकल, सभी एस्पेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, और जोग्राफिकली ये तो बहुत ही रिच एरिया है। ठीक है, जोग्राफिकली रिच एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर कहीं पर प्लेट्यू रीजन का भी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, कहीं पर माउंटेन भी बीच में दिख रहा है, माउंटेन इनको फॉर्म भी करते हैं, प्लेटिव भी इसको फॉर्म करते हैं, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। यहीं पर इंडिया का बहुत बड़ा कल्चरल रीजन भी डेवलप होता है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सभी यहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलप हुए और वहीं से कल्चर डेवलप होते हुए एट प्रेजेंट तक भी पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी फेवरेबल कंडीशन है हमारी मॉनसून के लिए भी, हमारे क्लाइमेट के लिए भी। ठीक है, और ये पूरा एक भारत ही बन के आता है, ये भी एक, ये पूरा प्लेन रीजन ही है, ये एक तरीके से पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है और भारत का सबसे बड़ा इलाका है। ठीक है, और ये इंडिया के बनने के साथ में धीरे धीरे बना है ना, ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही गोंडवाना लैंड का पार्ट है, नहीं ना, तो ये टर्शरी पीरियड में 33C से फॉर्म हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया बनता गया, इंडिया में हिमालय और प्लेट्यू को जोड़ने का काम करता है, दोनों के बीच में एक रिश्ता बनाता है, जो ये हमारा प्लेन है, और यहीं पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें हमने देखा डेजर्ट की सिग्निफिकेंस देखे, ठीक है, हमने प्लेन के सिग्निफिकेंस देखे, हमने कंक्लूड करा। ठीक है, और सभी चीजों को, अब ये हमारा प्लेन रीजन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे, या तो हम प्लेटिव की तरफ आ जाएंगे, या तो हम किसकी तरफ आ जाएंगे, प्लेन की तरफ आ जाएंगे, सॉरी कोस्टल प्लेन्स की तरफ आ जाएंगे, दोनों में से जहां तक मैं आपको प्लेटिव समझाऊंगा पहले। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए बीबीजे एजुकेशनल हब के साथ। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।